that's caught in the crossfire. हेलो स्टूडेंट, आई एम आर एस राय। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर एस राय मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वेन डायग्राम के बारे में देख चुके थे, जिसमें 2 वेन डायग्राम के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 वेन डायग्राम। जब 3 वेन डायग्राम है तो उसका सलूशन कैसे होगा, उस पर प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, उसको डीपली हम लोग इस वेन डायग्राम 3 वेन डायग्राम के द्वारा जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वेन डायग्राम पर कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत चुटकियों में बजा करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 वेन डायग्राम को ये इंगित करता है कि वहाँ पे 3 टीम होता है। 3 टीम के बारे में पूछा जाता है। जब 3 टीम आते हैं, टीम यानी कि सेट आते हैं, सेट ए, सेट बी और सेट बी, तो उस पर प्रश्न कैसे दिया जाता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि ए, बी तथा सी 3 समुच्चय दिया गया हो तो उसी आधारित पर ये हम लोग वेन डायग्राम बनाए हैं। तो इस वेन डायग्राम को, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे ए, ये वाला पार्ट को ए कहेंगे, ये टोटल पार्ट को बी कहेंगे, ये टोटल पार्ट को सी कहेंगे। ओके, ये वाला पार्ट जो है केवल ए को ही इंगित करता है, केवल ए को इंगित करता है। मीन्स इतना पार्ट केवल ए होगा, ये वाला पार्ट केवल ए होगा। इसमें कुछ क्षेत्र वाइज बांट दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे कोई टर्म है, इस टर्म को 2 पार्ट में बांटेंगे। इसका क्षेत्रफल अगर 8 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो कहेंगे कि टोटल का एरिया क्या होगा। तो आप आसानी से बोलेंगे 8 + 2 यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट होगा। इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट होगा। उसी प्रकार ये सबका एरिया बटल है, ये सबका एरिया अलग अलग बांटे हुए हैं। तो ये जानेंगे पहले कि किसको क्या इंगित करते हैं। ये वाला नोटेशन है, ये एरिया को बोलते हैं केवल ए, ये एरिया को बोलते हैं केवल ए, और बी वाला पार्ट को, इस बी वाला पार्ट को बोलते हैं केवल बी। यहाँ सी वाला पार्ट मिला है, ये वाला सी वाला पार्ट, तो इस सी वाले पार्ट को केवल सी बोलते हैं। और एक्स वाला पार्ट जो है, एक्स वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन होता है कि टीम ए है, टीम बी है, तो दोनों टीम में जो उभयनिष्ठ टर्म होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन से इंगित करते हैं। यानी कि ये इंटरसेक्शन है, तो इसमें कह रहा है कि ए और बी लेकिन सी नहीं। मीन्स ए और बी को लेना है लेकिन सी को नहीं लेना है। यानी कि इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो ये इंटरसेक्शन इंगित हो रहा है। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। ये वाला पार्ट है जो इंटरसेक्शन है, इसमें नया पार्ट आया है, सी पार्ट आ गया है। तो कह रहा है कि ए और बी, तो ए और बी पार्ट ये हुआ, और सी नहीं, तो सी को ढकेल देंगे, इधर ढकेल देंगे, तो ए और बी लेकिन सी नहीं पार्ट वाला इतना पार्ट हो जाएगा। ओके, तो ए और बी लेकिन सी नहीं, तो ए और बी को लेना है, सी को ढकेल देना है। तो एक्स वाला पार्ट ये इंगित करता है, एक्स वाला पार्ट ये इंगित करता है कि ए और बी रहेगा लेकिन सी नहीं रहेगा। मीन ए और बी को लेना है, सी को नहीं लेना है। सपोज दैट अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है आपको कि ए जो है सिवान शहर में रहता है, बी पटना शहर में रहता है, और सी जो है कोलकाता में रहता है। तो सिवान और पटना, कौन ऐसा लोग हैं जो सिवान और पटना रहते हैं, कलकत्ता में नहीं रहते हैं। तो एक्स वाला पार्ट जो होगा, सिवान और पटना रहेंगे लेकिन कोलकाता नहीं रहेंगे। ओके, और यहाँ पे उसी प्रकार ये आ रहा है वाई, ए और सी लेकिन बी नहीं। मीन्स ए और सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। मीन्स सिवान और कलकत्ता रहेगा लेकिन पटना नहीं रहेगा। ठीक है, तो वाई वाला पार्ट ये इंगित कर रहा है कि ए और सी लेकिन बी नहीं। अब आते हैं जेड वाला टर्म पे बाबू। तो जेड वाला टर्म ये कहता है कि बी और सी लेकिन ए नहीं। बी और सी, बी वाला पार्ट ये है और सी वाला पार्ट ये है, तो बी और सी रहेगा, बी और सी रहेगा लेकिन ए वाला नहीं रहेगा। ए को ढकेल देंगे, इधर ढकेल के भगा देंगे, तो ये जेड को इंगित करेगा। अब आते हैं, इसमें कौन ऐसा पार्ट दिख रहा है जो तीनों टर्म को इंगित कर रहा है। तो एम वाला जो छायांकित पार्ट है, ये वाला एम वाला पार्ट तीनों को इंगित करता है।
ठीक है। ये एम वाले व्यक्ति, एम ऐसे व्यक्ति हैं, एम व्यक्तियों की कुल संख्या है, वो संख्या है जो तीनों जगह रहता है, कभी सिवान रहता है, तो कभी पटना रहता है, तो कभी कलकत्ता रहता है। तो ऐसे हम लोग ये निर्देशन को समझेंगे। इस पर कैसा हो क्वेश्चन बना देगा कि ए कॉफ़ी पीता है, तो बी चाय पीता है, तो सी मिल्क पीता है। तो इसी पर क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को दिया जाता है, और वो क्वेश्चन अगर ये जान गए तो कुछ नहीं है, उसको चुटकियों में मसल कर बना दीजिएगा। ओके, अब आते हैं इधर बाबू। अगर कहा दिया जाए सब कहा दिया जाता है, ए बी सी कह दिया जाता है, माने सब जो है, सब को कुल का बात आता है। जब कुल का बात है तो हम लोग बोलेंगे इसको ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सबको ऐड कर देना है। अब एक प्रश्न आता है कि कोई नहीं, ये सिवान रहता है, कोलकाता रहता है, पटना रहता है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं नहीं रहते हैं, ना सिवान रहते हैं, ना कलकत्ता रहते हैं, पटना रहते हैं, यानी कि केरल रहते हैं, यानी कि तीनों शहर में कहीं नहीं रहते हैं, उनकी संख्या निकालना है। तो ये टोटल समझिए कि इंडिया का बोध कर रहा है, ये टोटल इंडिया का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें कुछ लोग सिवान रहते हैं, कुछ लोग पटना रहते हैं, कुछ लोग कलकत्ता रहते हैं, ठीक है। तो सर्वेक्षण किया जाता है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं रहते हैं, तीनों शहर में कहीं नहीं रहते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। तो अब क्या करेंगे, कोई नहीं कहा जाए, कोई नहीं, तो टोटल में से, टोटल ये पार्ट है, टोटल पार्ट यूनियन इंटरसेक्शन है, लेकिन ये जो है यूनिवर्सल सेट है, जिसको हम लोग ए से या यू से इंगित करते हैं। तो कहता है कि कोई नहीं, तो कोई नहीं कहे तो टोटल टर्म में से यूनियन को घटा देंगे, यानी सबका यूनियन घटा देंगे। यूनियन मतलब होता है कि सभी, यूनियन मतलब सभी होता है। सर्वेक्षण, एक ये थोड़ा सा नोटेशन समझ जाएंगे हम लोग। अगर आता है सर्वेक्षण, कुल जनसंख्या आता है, पूरी जाति का बोध कराता है, तो उसको बोलते हैं एस बोलते हैं या यूनियन बोलते हैं। ओके, अब आता है कुल सभी समूह न्यूनतम कम से कम एन ए यूनियन बी यूनियन सी कहेंगे, या एन ए यूनियन बी कहेंगे। यहाँ पे जब कुल आए, समूह का बोध आए, तब दोनों को कहा जाए ई और बी और सी, तो इसको कहा जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी या एन ए यूनियन बी यूनियन। तो बाबू इसमें कहा जाएगा केवल कहा जाएगा एन ए का बात कहा जाएगा, केवल एन ए का बात कहा जाए। तो एन ए में देखते हैं कौन कौन क्षेत्रफल आता है, कौन कौन एरिया उसके अंदर में आता है। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, तो ए बराबर कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, वाई कहेंगे, जेड कहेंगे, इसका नाम एम कहेंगे। मीन्स ये वाला पार्ट को कलई किए हैं, ये वाला पार्ट को कलई किए हैं, ये वाला पार्ट को, तो ये वाला पार्ट सादा भाग जो है एम है, ये पार्ट एक्स है, ये भाग जेड है और ये भाग वाई है। तो टोटल का बात का है ए बराबर, तो क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे ना जी, तो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एम प्लस जेड लिखेंगे बाबू, यानी कि सबको जोड़िएगा तो सब पार्ट को जोड़ लीजिएगा। या ऐसे टर्म दिया जाता है, छोटे से पार्ट में समझिए आप, अगर ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 है, 5 है, इसका क्षेत्रफल दिया है, अलग अलग क्षेत्रफल दिया है, बोलेंगे कि टोटल का एरिया निकालिए, इस पार्ट का नाम है ए है, ये तो एरिया निकालिएगा, तो क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे ना जी, 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 2 3 5 4 9 5 14, यानी टोटल का एरिया कितना होगा बाबू, 14 यूनिट होगा। ओके, तो उसी प्रकार ये फार्मूला हम लोग को नहीं रटना है। बहुत लोग फार्मूला रटते हैं, फार्मूला रटिए तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि, रटना नहीं है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि रटा नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एन ए लिखेंगे, एन ए लिखिएगा, तो एन ए बराबर क्या होगा बाबू, एन ए वाला पार्ट में क्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ऐसे हम कर देते हैं आप, ताकि आपको दिखाई दे। एन ए बराबर कहें तो कौन कौन पार्ट आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स आ रहा है, एम आ रहा है, वाई आ रहा है और ए आ रहा है। यानी कि एन ए का बात कहा जाए तो एन ए में ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस एम प्लस और वाई। तो ये फार्मूला हो गया एन ए का फार्मूला। अब आइए, अगर एन बी कहा जाए, समझेंगे बाबू, एन बी कहा जाए, एन बी, तो एन बी वाला पार्ट में कौन कौन टर्म आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी आ रहा है, जेड आ रहा है और एम आ रहा है। तो
तो NB का बात कहा जाए, केवल NB का बात कहा जाए तो आएगा X आएगा, B आएगा, M आएगा और Z आएगा। ओके, अब NC का बात कहा जाता है, NC का बात, तो NC इक्वल टू, NC में Y आएगा, M आएगा, Z आएगा और C आएगा, Y आएगा, M आएगा, Z आएगा, C आएगा। यानी कि ये बात जो है NC वाला टर्म है। कौन सा टर्म है? NC वाला। यानी कि ऐसे कहा जाए कि NB यानी कि ये है, जैसे कि बताए थे, ये सीमान वासियों यानी कि सीमान में रहने वालों की संख्या ज्ञात कर ये डिनोट करता है। तो ये व्यक्ति जो है, ये वाले पार्ट केवल सीमान रहते हैं, सीमान छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। और X जो पार्ट है सीवान भी रहता है, पटना भी रहता है। अगर इसको सीवान कहते हैं, पटना कहते हैं, कलकत्ता कहते हैं, तो ये सीवान भी रहता है, ये पटना भी रहता है X वाला पार्ट, लेकिन कलकत्ता नहीं रहता है। ओके, अगर यहीं पे कह रहा है कि ये वाला पार्ट, M वाला पार्ट कह रहा है, तो M संख्या जो है वो सब जगह रहता है, सीवान भी रहता है, पटना भी रहता है, कलकत्ता भी रहता है, सब जगह रहता है। ओके, और ये C वाला पार्ट है केवल, B वाला पार्ट है केवल पटना रहता है, C वाला पार्ट जो है ये वाला केवल कलकत्ता रहता है। उसी तरह से ये सीमान रहता है, केवल सीमान रहता है में अंतर है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ये रसगुल्ला खाता है और केवल रसगुल्ला खाता है में अंतर है। ठीक, चिकन खाता है और केवल चिकन खाता में केवल सीमान रहता है, यानी कि सीमान के अलावा कहीं दूसरी जगह भी रहता है, दूसरी जगह भी ये निवास करता है। और केवल सीमान कहेंगे तो सीमान के अलावा वो कहीं नहीं घूमेगा। उस तरह से B यानी कि पटना रहता है, तो केवल पटना में रहता है में अंतर है। पटना अगर कहें तो ये इंगित करेगा कि पटना के अलावा और जगह भी घूमता है, या और B वाला पार्ट कह रहा है केवल पटना, तो पटना के अलावा कहीं नहीं जाता है। अब ये NC है, C पार्ट ये करता है कोलकाता में रहता है, तो ये कोलकाता रहता है, केवल कोलकाता को इंगित करता है। तो इस तरह से हम लोग ये आसानी से इस तरह का केसी सिन्हा संबंधी क्वेश्चन है 11th का जो प्रश्न है केसी सिन्हा का, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी किताब का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं।